नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जहां एक और सरकार बजट सत्र की तैयारियों में जुटी है तो दूसरी ओर विपक्ष ने भी सरकार को घेरने के लिए मुद्दे तैयार किए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बजट सत्र के दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गर्मागर्म बहस देखने को मिलेगी और बजट सत्र हंगामेदार होगा। मध्य प्रदेश का बजट 3.65 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें से 45% हिस्सा वेतन भत्ते, पेंशन, कर्ज और ब्याज की अदायगी पर व्यय हो रहा है। सरकार 1 लाख पदों पर भर्ती करने जा रही है, जिससे यह खर्च और बढ़ जाएगा। बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में पीएम मोदी की प्राथमिकता वाली 4 जातियों गरीब, किसान, महिला और युवा पर विशेष फोकस रहेगा। इसके अलावा बजट में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर भी प्रावधान किए जा सकते हैं। 10 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र में पहले दिन राज्यपाल मंगूभाई पटेल का अभिभाषण होगा। 11 मार्च को राज्य सरकार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेगी। 12 मार्च को वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मोहन यादव सरकार का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेगी। इस बार का बजट 4 लाख करोड़ से अधिक का होने का अनुमान है। यदि बात विपक्ष की करें तो सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष ने भी कर ली है। खास करके इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किसानों, रोजगार, भ्रष्टाचार, परिवहन घोटाले जैसे कई मुद्दों पर जमकर बहस होने की संभावना है। चलिए, तो 10 से 24 मार्च तक एमपी का बजट सत्र होना है। कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी और इस पूरे बजट सत्र में आपको बता दें कि 9 बैठकें होनी है। किसान, युवा, महिला, गरीब, जिस पर हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का एक फोकस रहा है, इस पर फोकस भी किया जाएगा। हाँ, एक बात और है, जो सिंहस्थ की बात थी उस पर भी एक महत्वपूर्ण निर्णय जो है, विशेष प्रावधान यहां लिए जा सकते हैं। और कई ऐसे मुद्दे देखिए मध्य प्रदेश में इस बीच आए हैं जिन पर सदन में एक गर्मागर्म बहस भी हो सकती है। सीधे चर्चा पर चलते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अजय सिंह यादव। अजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे समर सिंह। समर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं के एस शाइनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वित्त सलाहकार हैं ओमनाथ शर्मा। ओमनाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले ओमनाथ जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं जी? ओमनाथ जी, क्योंकि एक वित्त सलाहकार हैं और जब बजट की बात होती है तो 3.65 लाख करोड़ के बजट की बात होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पे पेंशन भत्ता भी है और बहुत सारी भर्तियां भी सरकार करने जा रही है। ये पूरा एक रोड मैप जो बनाया गया है और उम्मीदें भी हो रही हैं। किस तरह से एमपी के लिए इस बजट को आप देखते हैं और कितना इंप्लीमेंटेशन उस पर आने वाले समय में देखते हैं? जी बिल्कुल, मोहन यादव सरकार का कह सकते हैं कि पहला ही बजट है और जहां पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी रिसेंटली खत्म हुई तो उन्होंने एक महत्वाकांक्षा नॉर्मल लोगों के बीच में मध्य प्रदेश में युवाओं के प्रति पर्टिकुलरली जागृत करी कि अब ये बजट बहुत ही दूरगामी कोई संदेश के साथ में प्रस्तुत किया जाएगा। तो उम्मीद है कि रोजगार बढ़ाने वाले साधनों पे देने की बहुत आवश्यकता है और ऐसी उम्मीद है कि उद्योगों को प्रमोट करने के लिए सरकार बजट में प्रावधान करेगी। जैसे आपने बताया कि 3.5 लाख करोड़ में से 45-50% पैसा तो ऑलरेडी पेंशन और सैलरी के रूप में जा ही रहा है और राज्य सरकार पे इंटरेस्ट का भी थोड़ा बहुत बोझ है। तो उन सब बातों को ध्यान रखते हुए सरकार स्वयं से रोजगार उत्पन्न करे या फिर वो 1 रुपए इन्वेस्ट करके 4 रुपए की जीडीपी में इजाफा करे, उसके लिए उसे उद्योगों का सहारा लेना होगा और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और रोजगार उन्मुखी बजट ला करके ही वो जनता का दिल जीत सकती है। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। के एस शाइनी जी, मुझे सुन पा रही हैं? के शाइनी जी, आप इस बजट को कैसा देख पा रही हैं? हालांकि बजट आएगा लेकिन कई सारा एक रूपरेखा जो है वो लगभग तैयार हो चुकी है। कितने प्रश्न होंगे, विपक्ष के पास बहुत सारे सवाल हैं, मुद्दे हैं, इंप्लीमेंटेशन करना है। 3.65 लाख करोड़ के बजट में से कितनी चीजें कहां जा रही हैं? 30,000 करोड़ रुपए ब्याज और ऋण भुगतान में भी जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एमपी में वेतन भत्ते और पेंशन पर जो खर्च का एक बड़ा हिस्सा है उसको देखते हुए कैसे देखते हैं इस बजट को? राखी जी, देखिए, बजट जो इस बार आने वाला है तो निश्चित तौर पे बजट का जो वैल्यू है वो बहुत बढ़ गया है पहले बजट से। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से पेंशनर्स और सैलरीड एम्प्लॉयज हैं उनके जो वेतन है वो ही सबसे बड़ा एक अमाउंट चला जाता है और गवर्नमेंट जो है जिस तरह के सोशल वेलफेयर है, महिलाओं के खातों में पैसे डालती हैं, हर महीने इनके इसमें जाना पड़ता है, उससे आज मध्य प्रदेश जो है बहुत ज्यादा डेट में है।
तो जो लोन लिया है, आप जानते होंगे कि मध्य प्रदेश जो है पूरे देश में रख के जो 5 स्टेट है जो सबसे ज्यादा डेट में, उनमें से एक मध्य प्रदेश है। अब आप देखिए, सोशल वेलफेयर जो योजनाएं हैं बिल्कुल सराहनीय है और होना चाहिए, लेकिन उसके साथ आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। जब तक आपके पास रेवेन्यू नहीं है और बिना रेवेन्यू के आप सोशल वेलफेयर स्कीम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश है वो दर्द में चला जाता है। अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुआ है उसके पीछे भी पूरा उद्देश्य यह है कि किस तरह से इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि जो सोशल वेलफेयर है वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके। अब जब तक ये नहीं होता है तब तक मध्य प्रदेश का जो बजट है वो एक तरह से अधूरा ही रहेगा, जहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट रहता है और आउटगोइंग ज्यादा होता है। तो ये जो बजट है निश्चित तौर पे जो मध्य प्रदेश का जो अर्निंग है वो बड़ा है, जो बजट है उसका वो वैल्यू बड़ा है, लेकिन जो खर्चे हैं इनकम रेवेन्यू के तौर पे आप देखेंगे तो कहीं से कोई रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा नहीं है। सिर्फ एग्रीकल्चर पे हम डिपेंडेंट है, मध्य प्रदेश जो है टोटली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो इसके चलते जो है मध्य प्रदेश का बजट जो है एक तरह से रहेगा कि वो किस तरह से डेफिसिट को, फिस्कल डेफिसिट किस तरह से कंट्रोल करती है। बिल्कुल ठीक बात है। अजय जी मुझे सुन पा रहे हैं? अजय जी जी, अजय जी हेलो, मध्य प्रदेश के लिए अजय जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ, बताइए। अजय जी, मध्य प्रदेश के लिए ये बजट बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत खास होगा। कहते हैं ना कि विशेष फोकस यदि हम कह दें कि गरीब, महिला, किसान और युवाओं पर यदि बात की जा रही है उनके लिए खास होगा। उज्जैन के लिए कई प्लानिंग्स है, मतलब एक रूपरेखा जो है वो पहले से लगभग बनाई गई है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि जो व्यय हो रहा है, जो अतिरिक्त भार है, उसको बैलेंस करते हुए कैसा बजट आप सामने रखेंगे। और इससे भी एक महत्वपूर्ण सवाल, विपक्ष ने बहुत प्लानिंग कर रखी है, विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं, तो ये बजट सत्र बहुत ज्यादा हंगामे जैसा दिखता है। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार समृद्ध हो रही है। 4.25 लाख करोड़ का बजट पिछले साल आया था और 13.5 लाख करोड़ की जीडीपी मध्य प्रदेश की हो गई है। ये बताता है कि मध्य प्रदेश एक समृद्ध राज्य बन चुका है और आगामी दिनों में जो बजट आने वाला है वो मध्य प्रदेश को और ज्यादा समृद्ध बनाएगा। इसमें प्रदेश की जनता को सौगातें भी दी जाएंगी, साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार जो अपनी नीतियां और योजनाएं ला रही है उनको भी आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा। चाहे जीआईएस के माध्यम से जो करार हुए हैं उनको किस तरह से अमली जामा पहनाया जाए और जमीन पर उतारा जाए, उसके लिए जो आवश्यक नीतियां होंगी उसका भी प्रावधान होगा। साथ ही मध्य प्रदेश में काफी समय से पेट्रोल डीजल के मामले में भी वैट की भी मांग हो रही है, सरकार उस पर भी विचार कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो बजट के नाम पर हो हल्ला मचाती है, बड़ा हास्यास्पद है कि जब सरकार द्वारा बजट के लिए आम जनता से सुझाव मांगे गए तो पूरे मध्य प्रदेश में 2000 से ज्यादा सुझाव युवा, नौजवान, बेरोजगार, किसान, महिलाओं सभी के आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बजट के लिए एक भी सुझाव नहीं दिया। ये मध्य प्रदेश का इतना नकारा और निकम्मा विपक्ष है जो केवल प्रदेश को बदनाम करने के लिए और राजनीति करने के लिए मुद्दे उठाते हैं, कभी भी जनता से संबंधित कोई भी सुझाव नहीं रखते हैं। साथ ही किसानों के लिए जिस तरह की योजनाएं हैं, अभी हमने 175 रुपए गेहूं पे बोनस दिया, 4000 रुपए धान के ऊपर बोनस दिया और किसानों को बिजली की जो सौगातें दी जा रही है, स्पष्ट दिखाती है कि सरकार के मुख्य उद्देश्य किसान है, युवाओं के लिए रोजगार सृजन की दिशा में हम काम कर रहे हैं, साथ ही सनातन के रास्ते पे सरकार चल रही है। श्री कृष्ण पथे हों या अन्य भी योजनाएं हों, जिस तरह से मध्य प्रदेश में सिंहस्थ होने वाला है उसकी तैयारी के संदर्भ में भी इस बजट में प्रावधान रहेंगे। बजट कुल मिला के मध्य प्रदेश को आगे ले जाने वाला होगा, तरक्की के पथ पे ले जाने वाला होगा। कांग्रेस पार्टी अपनी परंपरा के अनुसार हो हल्ला और झूठ फैलाती रहेगी, लेकिन जनता का विश्वास भाजपा के साथ है और विश्वास को हम कायम रखेंगे। बिल्कुल, देखिए एक बात तो है, सत्ता पक्ष की अपनी जिम्मेदारियां हैं, विपक्ष के पास अपने सवाल हैं, उनका अधिकार भी है। महत्वपूर्ण यह होगा कि अभी तो रूपरेखा पर बात हो रही, जब बजट आ जाएगा तब एक सही कल्पना होगी कि आखिरकार सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता को क्या दिया है। लेकिन यह बात है, कई ऐसे मुद्दे आए हैं जिस पर हो हल्ला तो होगा, यदि विपक्ष जवाब मांगेगा तो सरकार को देना भी होगा और जाहिर तौर पर ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। समर जी,
कैसे इस बजट को देखेंगे? देखिए, कई सारी नियुक्तियों की बात हो रही है, भर्तियों की बात हो रही है, कई सारा व्यय भी हो रहा है। जितने का बजट है उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? उसमें आप गरीब महिला, किसान, युवाओं की बात करते हैं, सिंहस्थ को लेके भी प्लान कर रहे हैं, तो चीजों का एक प्रेशर तो है। उस प्रेशर को कैसे सरकार बैलेंस कर सकती है और कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका? जी देखिए, अगर भूमिका के बारे में मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा, पहले जो भारतीय जनता पार्टी का बजट है उसको अगर एक लाइन में अगर मुझे व्याख्या करनी है तो कहूंगा मैं कि आमदनी 98, खर्चा 10 रुपया। और सुझाव की बात हमारे मित्र यहाँ पर कर रहे थे कि आपने लोगों से सुझाव मांगे। अरे सुझाव की बात वो कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री तक पर्चियां लेके आते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है, पहली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो आर्थिक आपातकाल के तरफ जा रही है। ब्याज, पेंशन और आपकी आधारभूत संरचनाओं के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, ठीक है, आपका जो स्थापना खर्च है, वो भत्ते हैं, ये इतने बढ़ चुके हैं कि अब आप इसको संभाल नहीं पा रहे हैं। उसके बाद में अपने फ्रीबीज की बात करते हैं, जो आपने हमारी बहनों को पैसे देने की वादे किए 3,000, खैर 3,000 दे नहीं पाए, 1,250 देने हैं, वो भी एक बहुत बड़ा खर्चा है। उसके लिए आपको हर 2 महीने में 5,000 करोड़ का लोन लेना पड़ता है। फिर आपने बात करी कि इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जो है आप मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएंगे, यहाँ पर रोजगार आएगा, फिर युवा को रोजगार मिलेगा, फिर उनको तनख्वाह मिलेगी, फिर उनके घर चलेंगे, वो पैसा मार्केट में जाएगा और इस प्रकार से जो है समृद्ध होगी हमारी अर्थव्यवस्था। लेकिन बताना चाहता हूँ कि इन्होंने पिछले 20 साल में 6 इन्वेस्टर मीट करी। उन 6 इन्वेस्टर मीट के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का, लाख करोड़ रुपए का इन्होंने बोला था इन्वेस्टमेंट आएगा। आया कितना? 1.5 लाख करोड़ रुपए मात्र। दूसरी बात, आपने कहा करोड़ों रोजगार मिलेंगे, रोजगार कितने में? 2,20,000 जो है आपके रोजगार। इस बार की जो इन्वेस्टर मीट के अंदर अगर जब मैं देखूं, शाम का जो एक मंजर था वहां पर, बहुत सारे चैनलों ने नहीं दिखाया उसको, विद नो ऑफेंस, लेकिन वहां पर जो जिस प्रकार से थाली लूटी गई इन्वेस्टर द्वारा, तो अब तो सवाल प्रश्न चिन्ह इस चीज पर भी है कि जो 10-12 बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी इन्वेस्टरों की लिस्ट जो है मध्य प्रदेश की सरकार को अब तो सार्वजनिक करना चाहिए कि वो कौन लोग थे जो वहां पर थाली लूट रहे थे। मेरे ख्याल से आपके जो आईएएस, आईपीएस और आपके कर्मचारी थे वो ऐसा काम नहीं कर सकते। वहां पर सिक्योरिटी गार्ड थे और उसके अलावा आपके वहां पर इन्वेस्टर्स थे। तो हमको तो ये भी यकीन नहीं है कि आपने इन्वेस्टर मीट भी जो है ईमानदारी से करी है। चौथी बात मैं करना चाहूंगा सिंहस्थ की। सिंहस्थ के नाम पर मध्य प्रदेश में उज्जैन के एक बहुत बड़ा जो एरिया है, वहां के किसानों की जमीनें ली जा रही है और कहा जा रहा है कि हम इसको परमानेंट सिंहस्थ क्षेत्र बनाएंगे। देखिए, इसके अंदर मुख्यमंत्री जी और इनकी जो टीम है, इसका जमीन भ्रष्टाचार के को मैं उजागर करना चाहूंगा कि ये क्या करेंगे, किसानों से जो है लैंड ले लेंगे, क्योंकि 12 साल में एक बार कुंभ होता है, ठीक है, और वो कुंभ जो है, माफ कीजिएगा, सिंहस्थ होता है। और सिंहस्थ की जो जमीन है वो इतने रिमोटेड एरियाज के अंदर है कि वहां पर किसी प्रकार की अभी कोई निर्माण की आवश्यकता नहीं है। ये परमानेंट निर्माण नहीं करेंगे, यहाँ पर जमीन अधिग्रहण करेंगे, फिर औने पौने दामों में अपने ही नेता मंत्री, घर भाई भतीजों को ये बांट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये बात कर रहे हैं किस चीज की? सिंहस्थ में अधिग्रहण की। मैं आपसे दूसरी बात करना चाहूंगा कि इन्होंने कहा था कि हम बजट के अंदर प्रावधान लेके आएंगे और बजट जो रहेगा इस पर सर्वव्यापी और सुरक्षा और सब चीजों के लिए होगा। तो पिछले 6 महीने से इन्होंने वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन बंद कर रखी है। आप जाके पता कर लीजिए। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक काम चल रहा है कि किस प्रकार से लोगों को भ्रमित किया जाए, किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ बनाया जाए, किस प्रकार से लोगों के मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए और अपनी जो है सत्ता की मलाई को जो है चाटा जाए। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी रोज नए एक जो है शगुफे छोड़ते, कभी मास्क बंद कर देते तो 15 दिन बाद मास्क चालू हो जाता है। आप जो है एक अंतर शहरीय विमान सेवा चालू करते तो विमान सेवा के आप फोन लगाइए, लगेगा ही नहीं, बंद पड़ी हुई है। आप कहते हैं कि पेड़ों को पानी देने वाला कोई नहीं, एक पेड़ मां के नाम। तो इनका जो मेन आप इंटेंशन अगर देखेंगे तो ये नए नए कार्यक्रम करके लोगों के मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। कि इस बजट के अंदर हमारी जो भूमिका है वो ये है कि हम सरकार को हर मुद्दों के ऊपर उनका ध्यान आकर्षित करें, जो कि जन सामान्य के मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, या वृद्ध लोगों का हो, या महिलाओं से संबंधित हो। यहाँ पर अगर जो अपराध है वो है, लोगों पर हो रहे अत्याचार वो है, शराब माफियाओं के जो बढ़ते जा रहे हैं वो है, इसके बाद में खनन का जो व्यापार कर रहे हैं वो है। क्योंकि हमारे खनन के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अभी मैं कुछ मंदसौर और नीमच का दौरा करके आया, वहां पर मैंने देखा कि आप बड़े बड़े बड़ले बोलते हैं हमारे इधर उसको, कि बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, पूरे पहाड़ के पहाड़ गायब हो गए हैं वहां पर। तो ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि हमारा खनन जो है, हमारे यहाँ की जो वो एक संपदा है, और इस प्रकार से अगर माफियाओं के हाथों ये सब कुछ बिक जाएगा तो मुझे लगता नहीं कि इस प्रदेश के लिए में आगे कुछ बचेगा।
तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारी जो विपक्ष में रहने के नाते हमारा जो कर्तव्य हम उसको निभाएंगे और जन सामान्य के मुद्दों को हम सदन के अंदर उठाएंगे, और हम सरकार से भी यही गुजारिश करेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति का जीवन कितना अच्छा हो सकता है आपके कार्यकाल में, उसका प्रयास ये लोग करें। ठीक है ओमनाथ जी, मुझे ऐसा लगता है इस बार कहा जा रहा है कि करीब 2900 सवाल हैं। 2900 सवाल ऐसे हैं जो इस बजट सत्र में 9 बैठकें होंगी जिसमें ये पूरी चर्चा हो पानी है। अमूमन होता है कि प्रॉपर तरीके से सत्र हो नहीं पाता, या तो हो हल्ला होता है, नोक-झोंक ऐसी हो जाती है कि स्थगित करना पड़ जाता है। लेकिन इस बजट से जो बजट आएगा वो बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, देखिए किसानों की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है, युवाओं की बात हो रही है, गरीबों की बात हो रही है। ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी फोकस करने की बात करती है, लेकिन जो भार है, जो प्रेशर है और जितना व्यय भी हो रहा है, इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके भी वेतन भत्ते लीजिए, पेंशन लीजिए, तो ये जो पूरा एक चीजें हैं इसको बैलेंस करते हुए, क्योंकि के शाइनी जी कह रही थी रेवेन्यू जनरेट करना होगा, आप कहां से लाएंगे? तो क्या ऐसा कोई सुझाव आपके पास है एमपी सरकार के इस बजट के लिए? बिल्कुल, मेरा हमेशा से मानना है कि मध्य प्रदेश सेंट्रली लोकेटेड है और यहाँ पे कोई भी समुद्र से हमारी सीमाएं मध्य प्रदेश की टच नहीं होती हैं। और हमारा हमेशा सबसे बड़ा कंसर्न ये रहा है कि हमने एक बहुत अच्छी ब्रेन तो यहाँ पे खड़ी करी एजुकेशन के माध्यम से, लेकिन वो ब्रेन का इस्तेमाल मध्य प्रदेश के लिए ना हो करके दूसरे राज्यों के लिए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ऐसे विकसित जगहों पे हमारी मध्य प्रदेश की ब्रेन जाती है। उसका सदुपयोग मध्य प्रदेश में ही हो, तो इसके लिए हमें रोजगार के साधन और सृजन यहाँ पे करने होंगे मध्य प्रदेश में। उसके लिए हमेशा सुझाव ये है कि जो उद्योगपति हैं मध्य प्रदेश शासन के स्वयं के बजट में शायद ये संभव नहीं है कि वो रोजगार के इतने साधन उत्पन्न स्वयं से कर सके, तो जो उद्योगपति हैं, जो एग्जिस्टिंग उद्योगपति हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जाए। और साथ में जो नए उद्योगपति हैं और जो रोजगार से संबंधित जो क्षेत्र है, जैसे टूरिज्म है, जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग है, किसान की उपज को वैल्यू एडिशन देने के लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनको यहाँ पे बढ़ावा देना चाहिए। विपक्ष का काम सवाल पूछना है, उन्हें एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। जितने ज्यादा प्रश्न होंगे सरकार उतनी ही अपने कार्यों के प्रति ज्यादा जवाबदेह होगी। प्रश्न पूछना एक अच्छी चीज है और सरकार को मेरी ये सलाह है कि उद्योग और जहां से रोजगार के साधन उत्पन्न हो, और मध्य प्रदेश की देखिए ज्यादातर ये होता है कि 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट 4 रुपए की जीडीपी को हेल्प करता है ग्रो करने के लिए, तो हमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को लाने का प्रयास करना चाहिए और एग्जिस्टिंग उद्योगपति और व्यापारियों को भी हमें सहयोग करना चाहिए। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे थे समर जी, जल्दी से बोलिएगा प्लीज। जी, मेरा जो प्रश्न था वो शर्मा जी से ही था कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भारत के पूरे शेयर मार्केट्स जो है, हम लोग देख रहे हैं रिसेशन जैसा एक माहौल बनता जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां, मेटा और फेसबुक जैसी कंपनियां हैं, वो छटनी कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि इस काल में संभव हो पाएगा कि आप सिर्फ एक लैंड दे दिया जाए मध्य प्रदेश में किसी उद्योगपति को और वो अपनी जेब का पूरा पैसा लगा रहा है और यहाँ पर एक उद्योग खड़ा करे आपके लोगों को रोजगार देने के लिए? ये प्रश्न मेरा आपसे। नहीं, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका समझ जी। मैं बताना चाहूंगा, भारत 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है और हमारी जो इकोनॉमी है वो विदेश की इकोनॉमी पे डिपेंड नहीं करती। हमारी इंटरनल इकोनॉमी इतनी बड़ी है जिसमें 5 यूरोप और 5 अमेरिका समा जाते हैं। मध्य प्रदेश एक यूरोप की पॉपुलेशन के बराबर का एक राज्य है और उद्योग अगर यहाँ पे आते हैं तो ऑब्वियसली बहुत संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश ने अभी वो तरक्की नहीं करी है कि यहाँ पे गुंजाइशें ना हो। मध्य प्रदेश के युवा ही दूसरे राज्यों में जाकर के नौकरी कर रहे हैं और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों को विकसित करने में मदद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं, उसको लागू करने की आवश्यकता है। और भारत ने अभी वो तरक्की हासिल नहीं करी। भारत की इकोनॉमी सिर्फ अभी 4 और 5 ट्रिलियन के आसपास है। चाइना 19 ट्रिलियन है और अमेरिका 30 ट्रिलियन है, जबकि उनकी पॉपुलेशन अमेरिका की हमसे 1/5 है। तो बहुत संभावनाएं हैं, उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तो 100% रोजगार भी आएंगे और इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। ठीक है, प्रश्न मेरा वहीं पर रह गया कि जो जैसे कर्नाटक के अंदर बेंगलोर में जो कंपनी है वहां पर छटनी कर रही है, तो क्या वो वहां पर छटनी करेगी और यहाँ पर नया उपक्रम लगाएगी? ऐसा संभव है? ठीक है, मैं 1 सेकंड आऊंगी। ओमनाथ जी 1 सेकंड रुकिएगा। अजय जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि सरकार एमपी सरकार का बजट होगा, महत्वपूर्ण होगा, जिन वर्गों को फोकस कर रहे हैं। एक इन्वेस्टमेंट की बात अभी ओमनाथ जी कह रहे थे कि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, या इन्वेस्टर्स समिट भी हाल ही में हुई है, वो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट देके जाएगा। तो ये इसी पर क्योंकि चर्चा आकर रुकी हुई है, तो क्या मैं मानूं कि इस बजट में जो अभी जीआईएस हुआ उसकी एक छवि दिखेगी, उससे जो प्रॉफिट हुआ है जिसके लिए सरकार कह भी रही थी, क्या उसका भी एक रूप दिखेगा? अजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है?
चलिए, अजय जी शायद हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। ठीक है, ओमनाथ जी अपनी बात रखिएगा। मेरा ये कहना था, जो समर जी ने जो प्रश्न पूछा कि जब मेटा और दूसरे लोग अगर नौकरी से छटनी कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में वो आकर के अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे क्या? मेरा प्रश्न का जवाब है हाँ, क्योंकि बेंगलोर, चेन्नई वो शहर हो चुके हैं जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है। अगर आप देखेंगे, जो श्री वेम्मू हैं वो गांव से सॉफ्टवेयर कंपनी अपनी चलाते हैं तमिलनाडु में, और उनके जो लोग काम करते हैं वो रिमोट एरिया में, गांव में काम करते हैं। मध्य प्रदेश का जो बच्चा बेंगलोर में जाकर के नौकरी करता है उसको बहुत ज्यादा पैसा ट्रैवलिंग में, वहां पे रहने में और अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग में खर्च करना पड़ता है। मेटा, फेसबुक या किसी भी प्रकार की बड़ी कंपनी जब अपनी इंडस्ट्री बोलने या फिर अपनी कंपनी को शिफ्ट करते हैं तो वो अपने कॉस्ट को बड़ा ध्यान रखते हैं। और मध्य प्रदेश कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ही रीजनेबल और बहुत ही कम कीमत पे अच्छी वैल्यू एडिशन वाली सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली मैन पावर को प्रोवाइड करता है। इसलिए मेरी उम्मीद है कि अगर सरकार एक सार्थक पहल करेगी, विपक्ष उसमें अगर एक सार्थक पहल करेगा तो मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज आ सकती है। ठीक है, के एस शाइनी जी मुझे सुन पा रही हैं? हेलो, के एस शाइनी जी मेरी आप मुझे सुन पा रही हैं? मेरी मैम, आवाज आ रही आपका है? भी एक सुझाव इस एमपी बजट के लिए। आपने रेवेन्यू की बात करी थी, अभी जीआईएस का जिक्र भी निकला, इन्वेस्टमेंट की बात भी हुई ज्यादा से ज्यादा, और जाहिर तौर पर ये एक बड़ा सवाल भी है कि जो बाहर के जो मेट्रोज हैं वाकई में जॉब नहीं है, तमाम चीजें हो रही हैं, हम एमपी से कनेक्ट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ड्रीम तो है, आप कैसे रोजगार देने की यदि बात हो रही है तो कैसे आप उसको करते हैं? तो ये पूरा ओवरऑल यदि हम एमपी के बजट को समझने की कोशिश करें जो आने वाला है, आपका कोई सुझाव? राखी जी, ये बजट सेशन पे मैं एक चीज पे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जो ये सत्र हो रहे हैं, तो आपने देखा होगा पिछले 25 सालों में जितने दिन सत्र चलता है वो घटता जा रहा है। हाँ। तो अभी इस बार भी जो है सत्र जो है सिर्फ 15 दिन का है, और वो 15 दिन में भी छुट्टियां हैं, होली है, रंग पंचमी है, तो छुट्टियां पड़ जाती है, सैटरडे संडे है, तो कुल मिला के 9 दिन की बैठक होगी। अब आप बताइए इसमें कहाँ कितना सवाल जवाब होगा? जैसे समीर जी बोल रहे थे कि हम बजट सत्र में सब सवाल जवाब करेंगे, जब आपके पास सिर्फ 9 दिन है, वो भी कभी पिछले बार तो 5 दिन में ही बंद कर दिया था। बिल्कुल। तो जो डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पार्लियामेंट रहता है, जहाँ पे डिबेट होती है, जहाँ पे सारे विषयों पे चर्चा होती है, जनता की बात वहाँ पे लेके जाते हैं और जो भी मुद्दे हैं उसको वहाँ पे उठाया जाता है। तो वहाँ पे अगर आप सत्र चलाओगे ही नहीं, सिर्फ 2 दिन, 5 दिन, 9 दिन चलेगा, तो किस तरह से बहस हो सकती है? मध्य प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, यहाँ पे इतने सारे मुद्दे हैं, क्या विपक्ष इस चीज को नहीं उठाना चाहिए कि मतलब सत्र जो है वो लंबा होना चाहिए ताकि सारे विषयों पे बात हो सके? जो भी बिल आता है या कोई चीज प्रेजेंट होता है, सीएजी का रिपोर्ट प्रेजेंट होता है, किसी पे भी चर्चा नहीं होती है, सिर्फ बात ज्यादा हल्ला हंगामा होता है, वॉकआउट हो जाता है इन 9 दिन में भी। तो ये चीजें सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, इवन सेंटर में भी हमने देखा, पार्लियामेंट में भी ये चीजें होती हुई दिखी है, और वही चीज स्टेट में भी हो रहा है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कंसर्न की बात है। और दूसरा जो आपका सवाल है कि किस तरह से रोजगार बढ़ा जाएगा, तो मध्य प्रदेश जिस तरह से एक ड्राई स्टेट है, लैंडलॉक है, यहाँ पे कोई पोर्ट नहीं है, तो मेरे ख्याल से सिर्फ इंडस्ट्रीज लगाना यहाँ पे। बिल्कुल। चलिए के शाइनी जी, ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है, और आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश का बजट सत्र होगा, और वो बजट सत्र में जो बैठकें हैं, कई सारे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, उस पर देखिए क्या निकल कर आता है। इस बार मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार क्या सौगात मध्य प्रदेश की जनता को देखती है, ये आने वाले समय में देखेंगे। और फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।